अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की एग्जांपल्स प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है, कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं, 1 मोल। तो नंबर मोल्स को जो है एन स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं। तो एन हमें दिया हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमें बताए हुए हैं इसने कि आपने 1 मोल लेने हैं। ठीक है, कहता है ऑफ एन आइडियल गैस इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो आपके पास 300 केल्विन है। ठीक है, अच्छा अगर आपको डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर देगा तो आपने उसको केल्विन में ही चेंज करना होता है। तो यहाँ पहले ही हमें केल्विन में दिया हुआ है, तो टी हमारे पास हो गया 300 केल्विन। कहते हैं इफ़ दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको के बी के साथ डिनोट करते हैं वो सिखाया था। वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको दे यार, आपने ये ज़ुबानी याद रखना है। ठीक है, तो के बी हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आपने एक गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर, जब आपके पास प्रेशर कितना हो 1 एटमोसफेयर, और 1 एटमोसफेयर बराबर होता है 10, 13, 25 पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर में 1 एटमोसफेयर और 1 एटमोसफेयर इस वैल्यू के आपके पास बराबर होता है। तो अभी तक उसने हमें बताया है कि एक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो 1 थे। ठीक है, 1 मोल थे। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है जब प्रेशर मैं आपको दूं 1 एटमोसफेयर। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में आपको पता है ना, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है, तो ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें आर का आंसर जो है हमें इसने गिवन नहीं किया हुआ डाटा में, लेकिन के बी हमें इसने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा था, ये बराबर होता है आर ओवर एवोगैड्रोस नंबर के। तो थोड़ा सा स्कोर जो है एक्सपेंड करते हैं, हम लोग कहेंगे आल्सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के बी इज इक्वल टू आर ओवर एन ए। तो अब हमारे पास आर के नीचे एन ए नहीं है, मतलब ये वाला एन ए नहीं है, तो आपने क्या करना है, आर का आंसर निकालना है। एन ए इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, के बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का आंसर के बी एन ए आ गया। ठीक है, इसी आंसर को आपने यहाँ आर की जगह जो है पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू एन, और आर की जगह आप पुट करोगे के बी एन ए, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो पी आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड पे लाके आपने डिवाइड करवा देना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें कितने दिए हुए थे, 1, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, और एवोगैड्रोस नंबर की जो है वैल्यू ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि आपने याद करनी है, क्या होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23। टेम्परेचर उसने हमें 300 केल्विन दिया हुआ था, वो पुट कर दिया, और प्रेशर उसने हमें 1 एटमोसफेयर बताया हुआ था, वो किसके बराबर होता है 101325 पास्कल के। तो बस हमने क्या किया, सिंपली वैल्यूज पुट की हैं। पहले आपने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना है। देखें सबसे पहला अहम काम, 10⁻23 और 10⁻−23, प्लस की और माइनस की तो आपकी वैसे खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6.202 के साथ, तो जाहिर है 6.02 ही आएगा। तो कैलकुलेटर पे आपने ऐसे लिख लेना 6.02, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 1.38 के साथ, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 300 के साथ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2492.28 आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 10 पावर्स आपस में ख़त्म, बाकी आपके पास ये सिंपल वाली टर्म्स आपने चारों इकट्ठी कैलकुलेटर पे लिख देनी है, तो आपको 2492.28 आपको आंसर दे देगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़। अब आपका कैलकुलेटर पे आंसर आया हुआ है, आपने बस ये नीचे डिवाइड का प्रेस करके तो ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू लिख देनी है, 101,325 आपके पास, तो ये आएगा 0.024, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपको किस में होता है, क्यूबिक मीटर में, तो m⁻³ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो हम बुक से पढ़ेंगे। कहता है अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर, कहता है कि एक गैस को ना एक कंटेनर के अंदर क्लोज किया गया है या बंद किया गया। लेट्स सपोज मेरे पास ये कंटेनर और यहाँ हमने इसको गैस को बंद कर दिया हुआ है।
कहते हैं फिटेड विद द पिस्टन, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ढक्कन के ऊपर एक पिस्टन सा लगा हुआ है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो आपने पिस्टन है ना इसका एरिया जो है ए की वैल्यू जो है आपके पास वो 0.10 m² है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने एरिया लिख लिया, ये पिस्टन का एरिया उसने हमें बताया हुआ है। उसने यहाँ तक हमें बस ये बोला है कि एक हमारे पास जो है कंटेनर है और इसके अंदर हमने ना गैस को बंद किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन का एरिया जो है वो 0.10 m² है। कहता है द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि इसके अंदर जो गैस का जो प्रेशर है ना, दबाव है, वो 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, इतना है इसका प्रेशर। ठीक है, अब आप कहेंगे आप प्रेशर कहती हैं कि पास्कल में है, तो ये कैसे आ गया? देखिए प्रेशर का फार्मूला होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स होती है न्यूटन में और एरिया होता है m² में। तो जब m² को आके ऊपर लेके जाओगे तो -m² बन जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पी की वैल्यू भी दी हुई है, मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखने लगी। पी हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। कहते हैं व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफेरिड, पहले तो कह रहे थे ना प्रेशर मेंटेन किया हुआ है 8000 पास्कल ये आपके पास प्रेशर है। अब कहते हैं व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफेरिड, जब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें क्या करेंगे, हीट को इसके अंदर एंटर करेंगे, दाखिल करेंगे। जाहिर है जब आप हीट एंटर करोगे, जाहिर है मैं नीचे ये हमने ना आग जलाई और हमने हीट एंटर की, ऐसा ऐसा हम लोग हीट एंटर कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा स्पीडली जो है मोशन करेंगे। और आपको पता है जब प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हो सकता है पहले इतने में आपके पास, लेट्स सपोज कि ये आपके पास ढक्कन यहाँ था, इतने में आपके पास गैस आई हुई है, जो ही आप हीट आहिस्ता आहिस्ता दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हो सकता है गैस इतने ज़्यादा एरिया में आ गई हो। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड, जब आहिस्ता आहिस्ता उसको जो हीट दी जाएगी, द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर। कहता है कि ये पिस्टन अगर पहले यहाँ पड़ा हुआ है तो ये मूव करके ऊपर चला जाएगा और कुछ ना कुछ ये फासला तय करेगा। उसने हमें कितना बताया, 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.0 सेंटीमीटर पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब समझ लें कि हाइट डेल एच में चेंजिंग आई है, डेल वाई भी कह सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होनी है। कहता है इफ 42 जूल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, अब आहिस्ता आहिस्ता आप हीट दे रहे हो, अगर 42 जूल आपने सिस्टम के अंदर हीट जो है ट्रांसफर कर दी है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, जब ये जो है एक्सपैंड हो रहा था या फैल रहा था, गैस फैल रही थी, आपने 42 जूल हीट इसके अंदर ट्रांसफर कर ली है। तो कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए पहले जब आपने हीट नहीं थी ना दी हुई, तो जाहिर है गैस के पार्टिकल्स आपको पता है रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर इनकी एनर्जी थी। ठीक है, मैंने तीसरा टॉपिक जो है वीडियो अपलोड की हुई है ना इंटरनल एनर्जी के बारे में। और फिर मैंने आपको बताया था जब सिस्टम भी जैसे ढक्कन ऊपर को मूव किया तो फिर इंटरनल टोटल एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो ढक्कन ऊपर को मूव किया है। ये हर चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो कहता है आपने इंटरनल एनर्जी जो है फाइंड करनी है और इंटरनल एनर्जी को डेल यू के साथ जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एरिया गिवन किया हुआ था, प्रेशर उसने कहा था मेंटेन किया हुआ 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब पिस्टन मूव, जब आपने हीट दी और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर, पहले यहाँ पिस्टन था और फिर मूव करके जब ऊपर गया तो उसने 4.0 सेंटीमीटर का फासला तय किया था। अब सेंटी को ख़त्म करना है ना, तो आपने यहाँ एक स्टेप मैंने कम किया हुआ आपने पूरा करना है 4.0। ठीक है, और सेंटी को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 और साथ आप m लिखेंगे। अब कैलकुलेटर पे देखें 4.0 डिवाइडेड बाय जब हम लोग 100 करेंगे तो 0.04 m आपके पास मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.0 इसको 4 लिख लें या इसको जो है आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में लिख लें। चलिए मैंने जिस तरह कैलकुलेटर पे आई ये चीज़ लिख ली, मैं इसी हिसाब से करवाती हूँ। ठीक है, फिर उसने कहा जब आप आहिस्ता आहिस्ता हीट दे रहे तो 42 जूल जो है इसने हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली है, तो हीट को क्यू के साथ जाहिर करते हैं। फिर उसने कहा था आपने बताना है कि इसकी जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड करना है। अब आपका टॉपिक आपकी बुक में जो था बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो उसमें हमें फार्मूला क्या दिया हुआ था, W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस हीट हमें दिया हुआ था। ठीक है, वहाँ से अब हमने जो है डेल्टा U फाइंड करना है, तो Q जो है, अच्छा ये आपके पास है Q इज इक्वल टू
हीट आपके पास क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये फाइंड करना है, तो डब्ल्यू इस साइड पे प्लस का, क्यू वाली साइड पे जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो क्यू माइनस डब्ल्यू आपके पास बन जाना है, ठीक है। आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाला टॉपिक जो है 119 पेज पे है, जिसपे ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें क्यू का आंसर उसने हमें 42 दिया हुआ है, वर्क डन उसने हमें दिया हुआ, तो पहले हम वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वर्क डन कब आपके पास होता है, जब आपके पास चेंज इन वॉल्यूम हो, ठीक है। ये भी हमने चीज़ पढ़ी हुई है कि जब आप किसी कंटेनर में, जैसे मैंने यहाँ कंटेनर बनाया था जहाँ आप हीट दे रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, कैसे आप नीचे से हीट दी, मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज होगी, मतलब उन्होंने प्रेशर जो है ढक्कन पे लगाना शुरू कर दिया। जो ही आप प्रेशर बढ़ाते हो तो फिर पहले वॉल्यूम मतलब जिस जगह में गैस थी वो इतना वॉल्यूम था, बाद में आपका ढक्कन थोड़ा ऊपर को चला गया तो इतना वॉल्यूम हो गया। तो वर्क डन कब होता है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो और उससे जो वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, मतलब W बराबर है P डेल V, आपके पास वर्क डन तब होता है। तो वर्क डन हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, P डेल्टा V। अब वॉल्यूम का उसने हमें नहीं दिया हुआ, उसने वॉल्यूम नहीं हमें दिया हुआ, हमें एरिया और हाइट दी हुई है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, देखें एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और लेंथ और विड्थ को मिला के हमने क्या बना लिया, एरिया, और ये हाइट हमारे पास ऐसे रहेगी, ठीक है। तो डेल्टा वी की जगह मैंने ए और एच की जगह डेल्टा एच लगा दिया, ठीक है। यहाँ डेल्टा लिखा हुआ था इसलिए एच के साथ डेल्टा लगाया, क्योंकि चेंज आया ना। तो देखिए अब पी की वैल्यू भी उसने हमें 8000 दी हुई है, उसके बाद ए की वैल्यू भी 0.10 दी हुई है, उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू भी हमें 0.04 दी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, पी की जगह उसकी वैल्यू, ए की जगह उसकी वैल्यू। अब डेल्टा एच की जो है कैलकुलेटर के हिसाब से आई थी 0.04, तो इसी हिसाब से कैलकुलेटर पे करते हैं, भला यही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिखा 8000 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 0.04 आपके पास, तो आपके पास कितना आ जाएगा 32। तो हमारे पास आंसर आया 32। बुक पे भी आपका यही आंसर, अगर आप 0.04 के हिसाब से करते हो तो समझोगे आपके पास आंसर W का जो आंसर आया वो 32 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने W का ये आंसर जो है इस यहाँ पुट करना है, ठीक है। Q की जगह 42 और W की जगह 32 आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो Q की जगह देखिए मैंने 42 और W की जगह मैंने 32 पुट किया, इन दोनों को माइनस करें तो 10 जूल आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से करना चाहता है 4.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 से, तो फिर आप लोग यहाँ भी 4.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 लिखेंगे। जब इनको आपस में, इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3200, और ये 10 पावर माइनस 2 ऐसे आएगी। जब 3200 आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 पावर माइनस 2 के साथ, तो आपके पास 32 ही आएगा। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप 0.04 ले लें। नेक्स्ट आपकी अपनी मर्जी है कि किस तरह से आप करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 6.3, कहता है दी टरबाइन, एक टरबाइन है इन अ स्टीम पावर प्लांट, भाप बिजली घर, जैसे हम जहाँ से बिजली आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं ना बिजली घर, जो है बिजली घर से लाइट आती है। इसी तरह आपके पास भाप लेने के लिए भाप पावर प्लांट एक होता है, ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट होता है, स्टीम पावर प्लांट से टरबाइन ने क्या किया है, टेक्स स्टीम ली है, भाप ली है, ठीक है। कहता है फ्रॉम अ बॉयलर, एक बॉयलर से एट 427 डिग्री सेल्सियस पे, एक टरबाइन ने जो है भाप ली है एक बॉयलर से, जब उसका टेम्परेचर था 427 डिग्री सेल्सियस, एंड एग्जॉस्ट, और उसको डाल दिया है इनटू अ लोअर टेम्परेचर रिजर्वियर। और एक लोअर टेम्परेचर रिजर्वियर एक मतलब ऐसा आपके पास आला है जहाँ टेम्परेचर कम है, एट 77 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पे। क्या तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, तो आपने बतानी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। देखें पूरे में हमें बस एक चीज़ बताइए, एक टरबाइन ने जो है स्टीम ली है 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है स्टीम ली, और उसको एक और जो है टेम्परेचर रिजर्वियर, टेम्परेचर को स्टोर करने वाली मशीन के अंदर वो जो है डाल दी, भाप डाल दी हुई है, 77 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर लो वाले का। तो आपने बताना उसकी एफिशिएंसी क्या है। अब 6.8 वाला आपने टॉपिक पढ़ा कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम, तो उसमें हमने एफिशिएंसी को ईटा के साथ डिनोट किया था, उसका फार्मूला भी पढ़ा था। पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है T1 दिया 427 डिग्री सेल्सियस, हमने कहा हमने केल्विन में यूज़ करना है, तो केल्विन में कैसे चेंज करोगे, प्लस 273 करोगे, तो 427 में 273 करोगे तो 700 केल्विन आपका T1 बन जाएगा। T2 आपके पास 77 डिग्री सेल्सियस था, इसको भी केल्विन में वैसे ही करेंगे, 77 में 273 ऐड करेंगे तो 350 केल्विन आपका T2 हो जाएगा। हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। अब हमने परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला वहाँ पढ़ा हुआ है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई 100%।
अब देखिए T1 T2 दोनों का आंसर है, तो T1 की जगह उसका आंसर, T2 की जगह उसका आंसर, T1 की जगह नीचे उसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई 100% हमने ऐसे लिखा। अब 700 से 350 माइनस करेंगे तो आपके पास 350 ही आएगा, ठीक है। और इन दोनों के आपस में कटिंग काट ली, 100 1s are 100 और 100 7s are 700। ऊपर आपका 350 बच गया और नीचे आपका 7 बच गया। कैलकुलेटर पे दोनों को डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लें, 7 5s are 35 और ये 7 0 आ गया, तो 50% आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। बहुत ईजी आपकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6.4 कहता है रेफ्रिजरेटर, जैसे आपके फ्रिज के अंदर एक रेफ्रिजरेटर होता है, तो कहता है रेफ्रिजरेटर हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमने जिसको ई के साथ जाहिर करते हैं, ये हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर वाला, हमारा 6.9 वाला टॉपिक इसी चैप्टर का, ठीक है। तो कहता है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको ई के साथ जाहिर करते हैं वो हमें 8 दिया हुआ है। कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर इन द फ्रीजर, अब जो देखो फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो कूल्ड होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि टेम्परेचर जो फ्रीजर का है वो -23 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब जहाँ ठंडी चीज़ हो वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, जहाँ हॉट चीज़ हो वहाँ प्लस में होता है। तो टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ -23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको भी कैल्विन में काट लें, +273 की या 250 कैल्विन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। -23 + 273 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो कहते हैं देन व्हाट इज द टेम्परेचर, आपने बताना है कि क्या टेम्परेचर होगा एट विच, जिस पे इट रिजेक्ट्स द हीट। देखें आपके पास अगर फ्रिज आप थोड़ी देर बंद रखेंगे, कुछ एक दिन भी बंद रख लेंगे तो वहाँ हीट आपकी कलेक्ट हो जाती है, फिर आपको वर्क डन मतलब स्विच ऑन करके तो फ्रिज को लगाना पड़ता है। तो कहते हैं आपने बताना है कि किस टेम्परेचर पे फ्रिज का क्या टेम्परेचर होगा, मतलब कितना वो टेम्परेचर हासिल करेगी, उसके बाद जो वो हीट को अपने अंदर से निकालना बाहर निकाल देगी और कूलिंग स्टार्ट कर देगी। तो T2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में फार्मूला पढ़ा था, E = T1/T2 - T1। तो T1 की जगह जो है आपके पास आंसर है 250, आपने वो पुट करना है। जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू उसने 8 दी हुई थी वो पुट की, T2 हमने फाइंड करना है और T1 की जगह फिर अगेन आपने 250 पुट किया। डाटा में आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं वो आपने पुट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि देखें T2 मैंने फाइंड करनी, इस सारी टर्म को उठा के इस साइड पे डिवाइड हो रही, इस साइड पे ले जाओ और 8 को उठा के 250 के नीचे ले आओ। देखिए 250 के नीचे 8 ले आए और ये सारी वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड पे हम लोग ले गए हुए हैं। इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले तो आपके पास 31.25 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ रहने दी। नेक्स्ट आपके पास माइनस का 255 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का 250 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 281.25 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो उसने T1 दिया हुआ था वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था और फिर उसको हमने जो है 273 ऐड करके केल्विन में कर लिया था। अब हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो केल्विन में आ रहा है तो उसको हमने डिग्री सेल्सियस में करना है। जैसे C से K में गए थे तो 273 ऐड किया था, अब K से C में वापस जाना है तो 273 आपने 273 में से इस आंसर को माइनस कर देना है। तो 273 - 281.25 आपने जब माइनस किया तो 8.25 डिग्री सेल्सियस आपका वो टेम्परेचर है। जब फ्रिज को जो ही आप ऑन करोगे तो हल्की से इतना टेम्परेचर जब उसका हो जाएगा तो उसके फ्रिज के अंदर जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट थी उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 कहते हैं कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस के साथ जाहिर किया जाता है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। कहते हैं व्हेन 1.0 किलोग्राम आइस कितनी है 1 किलो, मैथ आइस का बता रहा है कि वो 1 किलो है। कहते हैं व्हेन 1.0 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आपने केल्विन में चेंज कर लिया। तो कहता है कि आइस ने मेल्ट होना है वाटर में, ठीक है। तो कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो LF की वैल्यू मैंने आपको ये दे दी हुई है। कहता है कि आपने इंट्रोपी में कितना चेंज आया है जब 1 किलो जो है आइस को पानी में चेंज करना है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि ज़ाहिर है उस बर्फ़ ने जो है आपके पास हीट को ऑब्जॉर्व किया होगा तो फिर बर्फ़ से आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होते होते पानी बनी होगी ना। तो हमें मैस दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, हमने इंट्रोपी का चेंज मतलब डेल्टा एस फाइंड करना है। तो इंट्रोपी वाला हमारा 6.10 वाला टॉपिक था, उसमें हमने फार्मूला जो है डेल्टा एस = डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी है आपके पास। अच्छा डेल्टा क्यू आपके पास क्या होता है, अब्जॉर्बिंग हीट आपके पास बराबर होता है मैस ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये भी आप सीखेंगे सारा। तो डेल्टा क्यू की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, टी आपके पास एज इट इज। एम की वैल्यू उसने 1.0 किलोग्राम दी हुई थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू 3.36 × 10⁵ दी थी वो पुट की और टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ 273 केल्विन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिखी। सबसे पहले आपने क्या करना है
कि 1.0 इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3.36 के साथ, तो आपके पास 3.36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड आपने करवाना है 273 के साथ, तो जब डिवाइड करवाएंगे तो 0.0123 आपके पास इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी। और 10 पावर 5 को भी हमने हल नहीं किया, ये वैसे की वैसे। अब आंसर को आपने पीछे नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, 10 पावर 5 लिख देना है बस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1230.76 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास आ रहा है 1230 पॉइंट, देखिए मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 1230.76, ये आपके होगा कि कैलकुलेशन आपका भी किस हिसाब से करें उस हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज आएगी। ठीक है, अब आपने पॉइंट को जो है 1 के बाद लेके आना है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 प्लेसेस मूव करवाएंगे, 1.23 बन जाएगा। 3 प्लेसेस मूव करवाया तो 10 पावर आपके पास 3 आ जाएगी। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपके पास बराबर आएगी 1.23 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 जूल पर केल्विन के। ठीक है, हीट आपको पता है ये डेल्टा क्यू जो है वो जूल में होती है और टेम्परेचर होता है केल्विन में। जब केल्विन को ऊपर उठा के लेके जाओगे तो पर केल्विन आपका बन जाएगा। तो ये थी आपकी एग्जांपल्स। अभी तक अगर वीडियो पसंद आई तो थम्स अप। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला कहता है अ गैस ऑक्युपाइज 6.0 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 एटमोसफेयर। कहता है एक गैस जो है घेरती है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है जगह, 6.0 लीटर। तो वॉल्यूम हमें जाहिर है अगर आप एक बीकर के अंदर गैस को फिल करेंगे तो वो जगह कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेगी ना, तो वो वॉल्यूम 6.0 लीटर है। तो V1 हमें दिया हुआ है, प्रेशर उसने हमें बताया हुआ है 12 एटमोसफेयर का है, तो प्रेशर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, पहले एक उसने वॉल्यूम दिया हुआ, अब सेकंड वाला वॉल्यूम मतलब V2 आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज। अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो, पहले आपका 12 एटमोसफेयर था, अब आपने कितना बढ़ाना है, इंक्रीज बाय 2.0 एटमोसफेयर, मतलब 12 पहले उसका प्रेशर था, अब आप किसी भी तरीके से आपने प्रेशर बढ़ाया है तो आपके पास कितना प्रेशर आपने बढ़ा दिया 2 एटमोसफेयर, तो P2 आपके पास क्या हो जाएगा 12 + 2 मतलब 14 एटमोसफेयर। ठीक है, तो P2 आप ऐसे लिखोगे 12 एटमोसफेयर प्लस 2.0 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 14 एटमोसफेयर। नेक्स्ट आपकी कंडीशन बढ़िया है, मैं कहता हूँ अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर आपके पास एक तरीका होता है कि आप हीट दे लो, टेम्परेचर दे लो तो आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन कह रहे टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं करना, आपने हीट नहीं देनी है। तो फिर दूसरा काम हो सकता है कि आपने कंप्रेस किया हो, मैं अगर आपको सही से समझाऊं, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, अगर नीचे से हीट दें ना हम लोग, अगर गैस के मालिक्यूल्स यहाँ पड़े हुए हैं तो हीट देने से इनके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने की वजह से जो है इनके मतलब टेम्परेचर में इजाफा होने की वजह से क्या होगा, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बीकर के जो है ये इस पे ढक्कन पे जो है क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये ऊपर मूव काट जाएगा। ठीक है, आप मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन उसने कहा आपने हीट टेम्परेचर नहीं देना। तो टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर आप ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किस में था, बॉयल्स लॉ में था। ठीक है, बॉयल्स लॉ ने स्टेटमेंट दी थी कि टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वो कैसे, मैं एग्जांपल आपको दूं कि यही आपके पास गैस, अगर आप हीट नहीं देना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ फोर्स लगाएं। ठीक है, इसको ढक्कन के ऊपर फोर्स लगाएं तो जाहिर ढक्कन मूव करके यहाँ आपके पास आ जाएगा। अब पहले गैस इतने ज़्यादा एरिया में फैली हुई थी, अब ढक्कन जब यहाँ आ जाएगा तो गैस क्या करेगी, इतने एरिया में जो है जैसे करीब करीब मालिक्यूल्स आ जाएंगे, तो एक वॉल्यूम आपका कम हो गया। यहाँ से आपने फोर्स या प्रेशर बढ़ाया, ये प्रेशर या फोर्स एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, जो मर्जी आप बोल लो, अगर आपने यहाँ से प्रेशर बढ़ाया तो देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमें बॉयल्स लॉ ने बताया था। ठीक है, तो इतनी लंबी वैसे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, बस आपने जहन में रखना है कि आपको V1 दिया हुआ है और आपको P1 दिया हुआ है। फिर उसने कहा P2 जो है इंक्रीज करना है, अगर आपका पहले 12 है तो आपने उसमें 2 और ऐड कर लें तो 14 एटमोसफेयर आपका प्रेशर हो जाएगा। तो फिर टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रख के तो वॉल्यूम आपने V2 बता देना है। तो हमने कहा एज वी नाउ बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और हमने क्या करना है, V2 फाइंड करना है, तो P1 V1 आपका वहाँ का वहाँ ही रहा और P2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, P1 की वैल्यू उसने 12 दी हुई है, V1 की वैल्यू 6.0 लीटर दी, और P2 की वैल्यू हमने 14 एटमोसफेयर निकाली। तीनों वैल्यूज़ को आपने पुट किया, उसके बाद देखिए 12 को 6.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 72 आएगा, डिवाइडेड बाय 14 आपका ऐसे ही इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 5.14 लीटर आपके पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला वॉल्यूम आपके पास था 6.0 लीटर और सेकंड वाला अब आपका वॉल्यूम क्या बन गया है, V2 आपके पास 5.14 लीटर आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कहता है इन अ वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर है आपके पास, कुछ इस तरह की आपके पास एक चैम्बर है। कहता है विच इज़ कनेक्टेड टू आ कैरियोजेनिक पंप। इसके साथ हमने कैरियोजेनिक एक पंप लगाया हुआ है। आपको पता है कैरियोजेनिक पंप के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कूल्ड ठंडी जो है प्लेट्स इसके अंदर लगी होती हैं, ठीक है। कहते हैं प्रेशर एज लो एज 1.00 नैनो पास्कल, ठीक है। तो नैनो को ख़त्म प्रेशर की जगह जब पी आप लिखेंगे ना 1 नैनो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। 1.00 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जीरो आपके अहम नहीं होते। तो नैनो को 10⁻⁹ आपने लिख लेना है। तो प्रेशर आपको दिया है 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पास्कल दिया हुआ है। इस बीइंग अटेन्ड, देखिए आपके पास एक वैक्यूम चैम्बर है, जाहिर है इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स होते हैं। इसको आपने क्राइकोजेनिक जो आपके पास है पंप, उसके साथ आपने अटैच किया हुआ है। यहाँ आपके पास लगी होती है ठंडी ठंडी प्लेट्स, और आपको पता है गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो जब ये आपके पास कूल्ड, आपने इसके साथ ठंडी एक चीज़ लगा दी हुई, तो गैस के मालिक्यूल्स आके इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसके साथ लगना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ से आपके पार्टिकल्स इसके साथ आएंगे तो यहाँ गैस के मालिक्यूल जो है वो थोड़े रह जाएंगे, मतलब उनका प्रेशर जो है लो हो जाएगा। कितना उसने क्या प्रेशर लो हुआ है 1.00 नैनो पास्कल के लिए, ठीक है। कहता है आपने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब यहाँ से मालिक्यूल्स जो है इसके साथ आके अटैच हो गए, तो अंदर आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बचे होंगे इन 1.00 एम क्यूब। एम क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम। अब आपके पास जाहिर है कि मालिक्यूल्स कम रह गए हुए हैं, तो वॉल्यूम उसका कम हो गया हुआ है। तो कहता है वॉल्यूम उसका है 1.00 एम क्यूब। तो वी की हमारे पास 1.00 या 1 ही लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। वेजल एट दिस प्रेशर, इसी प्रेशर के ऊपर, एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन। देखिए हमें प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, 1.00 नैनो पास्कल प्रेशर था, और कहता है कि प्रेशर आपने सेम ही रखना है, चाहे गैस के मालिक्यूल्स इसके साथ आके अटैच भी हो जाए। वॉल्यूम आपका 1 एम क्यूब और टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है। अगर आपने मेरा जो है सेकंड वाला गैस लाज पहले वाला फर्स्ट वाला आपने लेक्चर लिया हुआ, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि पी वी इज इक्वल टू एन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, मतलब के बी इंटू टी। ये इक्वेशन मैंने निकाली थी आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो आपने यही लिख लेनी है ऊपर हेडिंग कि एज वी नाउ आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी। यहाँ डेरिवेशन करने की जरूरत थी, वो आपने चैप्टर के अंदर कर ली होनी है, ठीक है। अब देखें हमने तो जो है नंबर ऑफ मोल्स बताने के कितने मालिक्यूल्स जो हैं उस चैम्बर के अंदर बचे होंगे, तो एन फाइंड करना है। तो ये के बी और टी दोनों इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी वी के नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब पी का आंसर भी उसने हमें दिया, वी का भी दिया हुआ है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने इसी लेक्चर में याद कर ली थी, ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में। और टेम्परेचर उसने हमें 300 केल्विन दिया, तो सारी वैल्यूज पुट कर दी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। पहली एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था, ज़रूरी नहीं वो आपको दे, आपने ये जुबानी जो है याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 10⁻⁹ को 1 से भी करोगे तो 10⁻⁹ ही आपका बचेगा, ठीक है। नीचे इन दोनों वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 10⁻⁹ है और यहाँ -23 है, तो इसको अगर हल करने की कोशिश करें तो ऊपर 10⁻⁹ था और नीचे 10⁻23 है, तो 23 में से 9 पावर तो आपकी कट गई है, तो पीछे 14 पावर रहेगी, ठीक है। 10 पावर नीचे -14 रहेगी, वो तो आपने ऊपर ले जानी है, 10 पावर प्लस की 14 बच जाएगी। अब आपके पास क्या है कि 1.38 और 300 को भी आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1.38 मल्टीप्लाई 300, तो ये हमें देगा 414, तो डिवाइड 414, ठीक है। बस आपने क्या किया, 10 पावर्स को आपस में हल किया, ये 1 जो है हमने सेपरेट लिख लिया, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, 414 आपके पास आ जाएगा। बाकी बात रहेगी इसकी और इसकी 10 पावर्स की, तो -9 इस -23 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका 10 पावर माइनस का 14 बचना है ना, उसको आपने ऊपर ले जाए, 10 पावर प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 को डिवाइड करना है 414 के साथ, तो 414 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है, मैंने 1 लिखा, डिवाइड आंसर लिखा, तो मेरे पास 0.024 ऐसे करके कुछ आंसर आ गया, और 10 पावर 14 था, ठीक है। तो आपके पास जो है ये देखें 0.024 हमारे पास आया, तो 10 पावर 14 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपने 10 क्या करना है, या तो आप 10 पावर 14 कैलकुलेटर पे लिख लो,
ये काम कर लो, नहीं तो आप क्या करो, पॉइंट को यहाँ से मूव करवा लो, 1 2 3 3 डिजिट मैंने मूव करवाया, मुझे पता है मैं राइट साइड पे गई हूँ तो माइनस में पावर आनी है, 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, क्योंकि 3 डिजिट मैंने मूव करवाया, और ये 10 पावर 14। ऐसे ही बेसिस से मैं पावर्स को ऐड करें, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 11 आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैलकुलेशन करते हुए चेंजिंग आ सकती है, या आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं जिस तरह मर्जी। ठीक है, देखिए मैंने इसमें, अगर मैं ये स्टेप मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैंने बोला क्या फिर किया हुआ है, मैंने सीधा सीधा इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर 10 पावर -9 बचेगी, इन दोनों को आपस में किया तो 414 और 7 10 पावर -23 लिख दी हुई है। ठीक है, तो जैसे मर्जी करें, इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3, कहता है अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। एक गैस में थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हुआ है, वेयर इट ऑब्जॉर्ब, जहाँ इसने ऑब्जॉर्ब किया है 500 जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू आपके पास हीट को क्यू के साथ जाहिर करते हैं, तो हीट 500 हीट जो है 500 जूल हीट उसने ऑब्जॉर्ब की है, तो क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है। कहता है जब हीट उसने ऑब्जॉर्ब किया एंड परफॉर्म 300 जूल वर्क, और वर्क डन डब्ल्यू जो उसने किया वो 300 जूल किया है ऑन इट्स सराउंडिंग। लेट्स सपोज कि आपके पास ना, ये मेरे पास एक बीकर पड़ा हुआ था, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है कोई गैस वगैरह थी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ है, इस गैस को नीचे से हीट दी गई, इसने 300 जूल की हीट ऑब्जॉर्ब की है। जब हीट ऑब्जॉर्ब करेगी तो ये पिस्टन जो है मूव करके ऊपर चला जाएगा, मतलब वर्क डन हो जाएगा। तो यही आपको बता रहे हैं कि क्यू एम एंड डब्ल्यू दिया हुआ है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा तो फिर आपने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्यू बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा यू फाइंड करना है। तो डब्ल्यू साइड पे प्लस का है, क्यू वाली साइड पे ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू साइड पे लेके आओगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 500, डब्ल्यू की वैल्यू उसने 300 दी है, दोनों को माइनस करो तो 200 जूल आपके पास जो है इंट्रॉपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन हीट आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4, कहता है अ कार्नेट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हमें हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट 600 केल्विन, तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को T1 के साथ जाहिर कर ले तो वो 600 केल्विन में ही दिया हुआ है। अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो हम 273 ऐड करके केल्विन में कर लेते। एंड एट अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को T2 के साथ जाहिर करते हैं, वो हमें 300 केल्विन दिया हुआ है। कहते हैं कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पे मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, मतलब ईटा करना है परसेंटेज में, मतलब आपने एफिशिएंसी की वैल्यू ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है। द अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट, वर्क डन डब्ल्यू आपने फाइंड करना है, लेकिन कब, इफ द इंजन अब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। आपने कब फाइंड करना है, जब Q इज इक्वल टू 500 जूल आपके पास होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला जो है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ऐसे भी ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका वाला क्या है, इसका एलसीएम ले लो तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने दोनों तरीकों से आपको करवाया, एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से करवाई, न्यूमेरिकल इस तरीके से, ताकि आपको मसला ना हो अगर कोई इस तरह से आपको करवाए तो। ठीक है, T2 की वैल्यू हमें 300 दी हुई है, T1 की वैल्यू जो हमें 600 दी हुई है, तो इन दोनों की जगह हमने इनकी वैल्यूज पुट की। नेक्स्ट इनकी कटिंग करें, 300 1 जार 300, 300 2 जार 600, तो 1/2 आपके पास आ जाएगा, बाकी आपने वैसे रहने देना है। 1/2 करेंगे 0.5 आएगा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, देखिए ना, 0.5 प्लस 0.5 करें तो फिर आपके पास 1 बनता है ना, तो 0.5 इज इक्वल टू 1, और ये 0.5 उस साइड पे माइनस का जब जाएगा तो 0.5 आपके पास आएगा। तो इतना लंबा अगर नहीं भी सोचना तो डायरेक्ट करें 1 माइनस 0.5, तो आपको 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100%, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन एफिशिएंसी वाला भी आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, अब ये जो आपने एफिशिएंसी कार्नेट इंजन में ये जो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ये इसमें आपने ईटा की वैल्यू जो है आपके पास क्या आई है, परसेंटेज में देखोगे तो 50% आई है, लेकिन 100 के साथ अगर आप नहीं करते, ये वाला काम छोड़ देते हो, तो आपके पास 0.5 आई है। तो परसेंटेज के बगैर हमने यूज़ करनी है 0.5, इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा,
ठीक है। ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1। उसमें मैंने कार्नेट इंजन में आपके पास क्या है, डब्ल्यू का मतलब है आउटपुट वर्क डन और Q1 का मतलब इनपुट एनर्जी या इनपुट हीट आपके पास। ठीक है, अब वर्क डन डब्ल्यू फाइंड करने, Q1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ईटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईटा की जगह 0.5 अभी आपने वैल्यू निकाली और Q1 उसने कहा था कब आपने वर्क डन फाइंड करना है, जब जो है लो टेम्परेचर हीटर वाइज से जो है 500 जूल की हीट एब्जॉर्ब करें, तो इसकी जगह 500 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 250 जूल आपके पास वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 5, कहता है रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स 1200 जूल ऑफ हीट। आपका रेफ्रिजरेटर जब बंद आप कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो उसमें हीट जो है जमा हो जाती है। वो फ्रिज जो है आपके पास आपको कूलिंग नहीं, आप जब उसको खोलोगे तो उसमें से हीट निकलेगी। तो कहते हैं एक रेफ्रिजरेटर है, उसने क्या किया 1200 जूल की हीट निकाली है फ्रॉम इट्स इंटीरियर। तो रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर जो होता है उसको बोलते हैं कूल्ड रेजरवायर, ठंडक वाला हिस्सा उसको बोलते हैं। ठीक है, दी कूल्ड रेजरवायर। तो ये जो आपको हीट दी हुई है, उसने कहा ना 1200 जूल ऑफ हीट, ये क्यू आपको दी हुई है, लेकिन ये किसकी दी हुई है, कूल्ड रिजर्वायर की। तो क्यू सी आपके पास 1200 जूल है एंड रिलीजेस और निकालता है 800 जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। 1800 जूल की हीट सराउंडिंग में जो है उसने निकाल दी है। ठीक है, जब आप फ्रिज को ऑन, रेफ्रिजरेटर को स्विच ऑन करोगे तो जो हीट उसने निकाली है वो आपके पास हॉट रिजर्वायर, मतलब सराउंडिंग आपके पास फ्रिज के अंदर वाले रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में बाहर वाली जो होती है गर्म होती है। तो मतलब क्यू एच आपको जो है वो दिया हुआ है 800 जूल आपको दिया हुआ है। तो कहते हैं ड्यूरिंग ईच साइकिल कैलकुलेट द वर्क इनपुट पर साइकिल। आपने वर्क फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है और कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस को आपने कार्नेट इंजन में ई के साथ डिनोट किया था, मतलब ई जो है ऑफ द रेफ्रिजरेटर हमने वो फाइंड करना है, वर्क डन और ई हमने फाइंड करना है। अब जो आपका टॉपिक रेफ्रिजरेटर वाला है उसमें आपने जो है फार्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू सी। तो इससे हम लोग वर्क डन फाइंड कर लेंगे। क्यू एच की वैल्यू है 1800 और क्यू सी की वैल्यू आपके पास 1200 है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ को जब हमने माइनस किया तो आपके पास आ गया 600 जूल का वर्क डन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखिए सेकंड वाले पार्ट में हमने लिखा है कि हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसको ई के साथ जाहिर करते हैं। ई हमने फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था ई इज इक्वल टू क्यू सी और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो जो है आपके पास क्यू सी की वैल्यूज ने हमें 1200 दी हुई है, डब्ल्यू वर्क डन अभी हमने निकाला है 600, दोनों को डिवाइड करो तो 2 आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगी, इसका कोई यूनिट नहीं आपके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, कहता है कैलकुलेट द एनर्जी चेंज व्हेन 1.0 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इतनी बात से आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए ना, बर्फ़ है तो बर्फ़ ने एनर्जी में चेंज कैसे होगा, बर्फ़ पानी में कब बनती है, जब बर्फ़ हीट को अपने अंदर जज़ब करती है। ठीक है, तो मतलब हीट ऑब्जॉर्ब्स जो आपके पास है, मतलब कि इंट्रोपी आपने डेल्टा एस फाइंड आपने करना है। ठीक है, कहता है कैलकुलेट दी एनर्जी चेंज, एनर्जी में जो चेंज आया डेल्टा एस व्हेन 1.0 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू 1.0 मोल दी हुई है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दी है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 इसमें ऐड करके। तो कहता है मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, आइस बर्फ से जो है लिक्विड मतलब कि पानी बन जाएगा एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल, 1 मोल के हिसाब से जो हीट ऑफ फ्यूजन है ना वो 6.01 मल्टीप्लाई 10³ जूल है। ठीक है, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास, तो मोल भी 1 था और पर मोल के हिसाब से हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो डेल्टा एस हमने फाइंड करना है, डेल्टा एस का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, डेल्टा क्यू की भी वैल्यू दी हुई है, टी की भी उसमें हमें वैल्यू दी हुई है, तो दोनों की जगह डेल्टा क्यू की जगह ये वैल्यू, टी की जगह 273 आपने पुट करना है। जब पुट करोगे तो फिर कैलकुलेटर पे आपने थोड़ा सा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6010 आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 273 एज इट इज़। दोनों को डिवाइड करेंगे 22.01 जूल पर केल्विन आपके पास इंट्रोपी या चेंज इन जो है आपके पास आ जाएगा हीट। ठीक है, चेंज इन हीट उसने बोला हुआ था ना, एनर्जी चेंज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जिसको डेल्टा एस के साथ जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड लास्ट मेडिकल है 6.7 वाला, कहते हैं अ गैस ऑक्युपाइज 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं एक गैस ने जो है 400 मिलीलीटर मतलब इतने वॉल्यूम की जगह घेरी हुई है गैस ने, मतलब वॉल्यूम आपके पास 400 मिलीलीटर है और टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपने केल्विन में उसी तरीके से करना है 273 इसमें ऐड करके। कहते हैं व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्युपाई, आपने बताना है कि वो क्या वॉल्यूम, मतलब कि V1 अगर दिया, आप दूसरा जो है वो V2 आपको वॉल्यूम
कह रहा है। तो V2 आपके पास क्या होगा एट 80 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे उसने इतना वॉल्यूम जो है उसने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका मतलब पार्टिकल्स की मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वही वॉल्यूम जो है V2 हमने फाइंड करना है। तो हमने कहा भाई चार्ल्स लॉ, अच्छा यहाँ आपके पास है कहते हैं अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ ने हमें क्या किया था, कहा था कि वॉल्यूम, अगर प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर वहाँ से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली थी। तो V2 हमने फाइंड करना है, तो T2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, V1 वाली साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। तीनों की जगह इनके आंसर्स आपने पुट कर देने हैं। कैलकुलेटर पे 400 को 353 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर है उसको 293 पे डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास 481.9 ml आ गया। तो अगर आपने पॉइंट को खत्म करना है तो आपने कहना ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 482 के बराबर। जाहिर है यहाँ 1 है, 1 के बाद जो है 9 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 1 में एक 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी सा आपका न्यूमेरिकल था। बस इतनी सी इसकी स्टेटमेंट है कि एक गैस ने अगर 400 मिलीलीटर का वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो जब आप उसका जो है टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जाहिर उसका वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। तो वो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पहले 400 मिलीलीटर वॉल्यूम था, अब 482 आपके पास 82 का चेंज आ रहा है, 82 मिलीलीटर वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 8 वाला न्यूमेरिकल कहता है अ गैस हैज़ अ प्रेशर, एक गैस का प्रेशर 2 एटमोसफेयर, कहता है एट 300 केल्विन और उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। कहता है व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन। तो T2 आपको, ये T1 है, ये T2 आपको दोनों केल्विन में दिए हुए, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। P1 आपको दिया हुआ, कहता है T2 के लिए आपने जो है P2 फाइंड करना है। हमें प्रेशर P1 दिया हुआ था 2 एटमोसफेयर, वो किस टेम्परेचर पे दिया हुआ था 300 केल्विन पे। अब कहते हैं मैं टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ 450 केल्विन है, तो आपने बताना है कि उसका प्रेशर P2 आपके पास क्या होगा। लेकिन कहते हैं अज्यूम करना है कि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वो जोसेफ ल्यूजिक लॉ आपने पढ़ा था, गैस लॉज वाला जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली, मतलब वॉल्यूम आप कंप्रेस नहीं करोगे, आप हीट दे के जो है चेंजिंग करवाओगे। तो ज़ाहिर हीट दोगे, मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा फोर्स के साथ जो है रैंडमली मोशन करेंगे। मतलब आपने क्या नीचे से हीट दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, उससे गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है उनका प्रेशर बढ़ गया, वो तेज़ी से आपस में टकरा रहे हैं। तो ये हमें जोसेफ ल्यूजिक लॉ ने हमें बताया था P1 में T1 बराबर है P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसने हमें कहा था। ठीक है, अब हमने P2 फाइंड करना है, तो T2 इस साइड पे क्या हो रहा है डिवाइड, P1 वाली साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों की जगह उनकी वैल्यूज पुट करनी है। आपने क्या किया कि इनकी कटिंग वगैरह की, 45 को 2 के साथ करेंगे, 90 को 30 पे करेंगे, तो 3 एटमोसफेयर आपका P2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ मैथ्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक्स की अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी वीडियो जो है कंप्लीट चैप्टर्स कर लिए हुए हैं। एक दो चैप्टर जो है वो भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और अपनी कमेंट्स के साथ आगाह किया करें कि मज़ीद मेथड को इम्प्रूव किया जाए या इसी तरीके से पढ़ाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।